नमस्कार। आज हम न्यायपालिका की उस दुनिया में थोड़ी गहराई तक जाएंगे जो शायद हमसे आम लोगों से सबसे ज्यादा जुड़ी हुई है, लेकिन जिस पर इतना ध्यान नहीं जाता। मैं बात कर रही हूँ राज्य के अधीनस्थ न्यायालयों की, यानी हाई कोर्ट के नीचे का जो पूरा सिस्टम है। ये वो अदालतें हैं जहाँ ज्यादातर मामले पहली बार जाते हैं। और इस पूरी चर्चा के लिए हमारा आधार है एम लक्ष्मीकांत की बहुत ही जानी मानी किताब इंडियन पॉलिटी। हम इसके 8वें संस्करण का अध्याय 35 देख रहे हैं, जो खास तौर पर इन्हीं अदालतों पर है। तो आज हम इसी स्रोत के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई जिला स्तर पर और उससे भी नीचे ये न्याय का सिस्टम चलता कैसे है। जज कौन बनते हैं, कैसे बनते हैं, उनके पास क्या ताकतें होती हैं, पूरी मशीनरी काम कैसे करती है। राज्य स्तर पर जो न्याय व्यवस्था है ना, उसकी एकदम बुनियाद को समझेंगे। और हाँ, इसमें कुछ दिलचस्प बातें भी निकल कर आएंगी, जैसे क्या हर राज्य में सिस्टम बिल्कुल एक जैसा है, या फिर ये कैसे होता है कि एक ही जज साहब सुबह सिविल केस देख रहे हैं और दोपहर में क्रिमिनल। चलिए खोलते हैं इन परतों हम। बिल्कुल। और इस पूरी व्यवस्था की जो जड़ है वो हमारे संविधान में है। संविधान का भाग 6 और उसमें भी खास तौर पर अनुच्छेद 233 से 237। ये अनुच्छेद सीधे सीधे इन निचली अदालतों के अधीनस्थ न्यायालयों के संगठन, उनके स्ट्रक्चर और सबसे अहम कार्यपालिका यानी सरकार से उनकी स्वतंत्रता, उसको पक्का करते हैं। ये स्वतंत्रता वाला पॉइंट आपने अच्छा उठाया। इतनी जोर क्यों दिया गया है इस पर? क्या जरूरत है इतनी स्वतंत्रता की, खासकर निचली अदालतों में? देखिए, न्याय का जो मूल सिद्धांत है वो है निष्पक्षता, बिना किसी दबाव के फैसला देना। अगर जज, चाहे वो निचली अदालत का ही क्यों ना हो, सरकार के या किसी और के दबाव में आ जाए तो फिर न्याय कहाँ रहा। इसीलिए संविधान बनाने वालों ने ये पक्का किया कि ये जज बिना किसी डर या तरफदारी के काम कर सकें। उनकी नियुक्ति से लेकर उन पर कंट्रोल तक हर जगह कोशिश यही है कि ये न्यायिक स्वतंत्रता बनी रहे। ये आप समझ लीजिए लोकतंत्र के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह है। सबसे पहले जिले के सबसे बड़े जज की बात करते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज। इन्हें कौन अपॉइंट करता है? डिस्ट्रिक्ट जज यानी जिला जज, इनकी नियुक्ति का अधिकार राज्य के राज्यपाल, गवर्नर के पास है। लेकिन वो ये फैसला अकेले नहीं लेते। संविधान कहता है कि उन्हें उस राज्य के हाई कोर्ट से सलाह मशवरा करना ही होगा, यह अनिवार्य है। और सिर्फ नियुक्ति ही नहीं, उनकी पोस्टिंग कहाँ होगी, उनका प्रमोशन कब होगा, ये सारे फैसले राज्यपाल हाई कोर्ट की सलाह पर ही करते हैं। ओके, तो हाई कोर्ट का रोल काफी अहम है। बिल्कुल। और क्या कोई भी बन सकता है जिला जज, या कुछ खास क्वालिफिकेशंस चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। लक्ष्मीकांत में भी ये साफ लिखा है। कुछ शर्तें हैं। पहली तो ये कि वो व्यक्ति पहले से केंद्र या राज्य सरकार की किसी सेवा में न हो, सरकारी नौकरी में न हो। अच्छा, ताकि कोई हितों का टकराव न हो। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। दूसरी शर्त है कि उसे कम से कम 7 साल का अनुभव हो। किस चीज का? वकील यानी एडवोकेट या प्लीडर के तौर पर प्रैक्टिस का। 7 साल का वकालत का अनुभव। ये एडवोकेट और प्लीडर में कोई खास अंतर है आजकल? आमतौर पर आजकल एडवोकेट शब्द ही ज्यादा चलता है। प्लीडर थोड़ा पुराना टर्म है जो निचली अदालतों में पैरवी करने वालों के लिए इस्तेमाल होता था। मूल बात है 7 साल का कोर्ट का अनुभव। और तीसरी और शायद सबसे अहम शर्त कि हाई कोर्ट ने उसकी नियुक्ति के लिए सिफारिश की हो। यानी हाई कोर्ट की हरी झंडी जरूरी है। बिल्कुल। हाई कोर्ट की सिफारिश के बिना नियुक्ति नहीं हो सकती। ठीक है, ये तो हुई जिला जज की बात, पर इनके नीचे भी तो और जज होते हैं, जुडिशियल ऑफिसर्स। उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है? क्या वो भी ऐसे ही? नहीं, उसमें थोड़ा फर्क है। जिला जज के अलावा जो दूसरे न्यायिक अधिकारी हैं, उनकी नियुक्ति भी करते तो राज्यपाल ही हैं, लेकिन यहाँ सलाह सिर्फ हाई कोर्ट से नहीं, बल्कि राज्य लोक सेवा आयोग यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एसपीएससी से भी ली जाती है। और असल में होता क्या है, जैसा किताब में भी है, कि एसपीएससी अक्सर इन पदों के लिए एक प्रतियोगी परीक्षा यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम कराता है। ओह अच्छा, तो यहाँ एग्जाम वाला रास्ता भी है। इंटरेस्टिंग। अब नियुक्ति हो गई, लेकिन इन जजों पर डे टू डे काम पर कंट्रोल किसका रहता है? क्या ये राज्यपाल के अंडर काम करते हैं? नहीं, यहीं पे वो स्वतंत्रता वाली बात फिर से आती है। जिला अदालतों और उनसे नीचे की जितनी भी अदालतें हैं, उनके प्रशासनिक नियंत्रण की बात करें, जैसे किसकी पोस्टिंग कहाँ होगी, किसका प्रमोशन होगा, किसको छुट्टी मिलेगी, इन सब मामलों में जो भी न्यायिक अधिकारी डिस्ट्रिक्ट जज के पद से नीचे हैं, उन पर पूरा कंट्रोल हाईकोर्ट का होता है। पूरा कंट्रोल हाईकोर्ट का? हाँ, राज्यपाल या सरकार का सीधा दखल नहीं होता। ये हाईकोर्ट की जिम्मेदारी है कि वो देखे कि निचली अदालतें ठीक से काम कर रही हैं या नहीं। यानी अपॉइंटमेंट में राज्यपाल का रोल है, पर कंट्रोल हाईकोर्ट का।
ये एक तरह का बैलेंस है। अब कई बार हम अलग अलग पद सुनते हैं, सेशन जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, असिस्टेंट सेशन जज, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ये सब कौन है? क्या ये सब जिला जज ही कहलाते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये नाम अक्सर कंफ्यूज करते हैं। संविधान और लक्ष्मीकांत के हिसाब से जिला जज शब्द का मतलब सिर्फ डिस्ट्रिक्ट जज नहीं है। इसका दायरा काफी बड़ा है। इसमें कई तरह के जज शामिल हैं, जैसे शहरों में सिटी सिविल कोर्ट के जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, जॉइंट डिस्ट्रिक्ट जज, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज, फिर स्मॉल कॉज कोर्ट के चीफ जज, महानगरों में चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट और एडिशनल चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, और हाँ, सेशन जज, एडिशनल सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जज भी। ये सब जिला जज की परिभाषा में आते हैं। अरे बाप रे! तो ये जिला जज तो एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला टर्म है, जिसके नीचे इतने सारे अलग अलग पद आ जाते हैं। और एक और टर्म था, न्यायिक सेवा या जुडिशियल सर्विस। इसका क्या मतलब है? न्यायिक सेवा मतलब राज्य की वो सर्विस जिसमें खास तौर पर जिला जज के पद और उससे नीचे के जो सिविल न्यायिक पद हैं उनको भरने वाले अधिकारी शामिल होते हैं। आप कह सकते हैं कि ये राज्य के सिविल जजों का कैडर है, डिस्ट्रिक्ट जज के नीचे वालों का। अच्छा, ये डेफिनेशन समझना जरूरी था। आपने पहले एक संविधान संशोधन की बात की थी, अनुच्छेद 323A। वो क्या था? कोई गड़बड़ हो गई थी क्या? हाँ, वो एक थोड़ी अलग सी स्थिति थी। 1966 में 20वां संविधान संशोधन किया गया और ये नया अनुच्छेद 233-A जोड़ा गया। इसका मकसद था कि कुछ ऐसे जिला जजों की नियुक्ति और उनके दिए गए फैसलों को पिछली तारीख से, मतलब रेट्रोस्पेक्टिवली वैलिड कर दिया जाए, जो शायद नियुक्ति की प्रक्रिया में किसी तकनीकी कमी की वजह से अवैध हो सकते थे। मतलब ये दिखाता है कि कभी-कभी सिस्टम में ऐसी दिक्कतें आती हैं जिन्हें ठीक करने के लिए संविधान में बदलाव करना पड़ता है, ताकि न्याय का काम रुके नहीं और पुराने फैसले मान्य रहें। समझ गई। एक तरह की गड़बड़ी को ठीक किया गया था। और किताब में ये भी लिखा है कि राज्यपाल चाहें तो ये सारे नियम राज्य के मजिस्ट्रेटों पर भी लागू कर सकते हैं। हाँ, संविधान राज्यपाल को ये पावर देता है कि वो निर्देश दे सकते हैं कि राज्य की न्यायिक सेवा से जुड़े जो नियम हैं, नियुक्ति, कंट्रोल वगैरह, वो राज्य के किसी खास वर्ग के मजिस्ट्रेटों पर भी लागू होंगे। इससे राज्य को अपनी जरूरत के हिसाब से थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। चलिए, अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर। इन अदालतों का ढांचा कैसा है? कौन सी अदालत क्या काम करती है? आपने शुरू में कहा था कि ये हर राज्य में थोड़ा अलग हो सकता है। बिल्कुल, ये याद रखना बहुत जरूरी है। निचली न्यायपालिका का जो स्ट्रक्चर है, उनके अधिकार क्षेत्र यानी जुरिस्डिक्शन और यहाँ तक कि पदों के नाम भी, ये सब राज्य सरकारें तय करती हैं। इसलिए आपको यूपी में जो नाम या स्ट्रक्चर मिलेगा वो शायद तमिलनाडु या महाराष्ट्र से थोड़ा अलग हो, लेकिन हाँ, एक मोटा-मोटी पैटर्न, एक जनरल स्ट्रक्चर लगभग हर जगह दिखता है। हाई कोर्ट के नीचे सिविल और क्रिमिनल मामलों के लिए आमतौर पर 3 लेवल की अदालतें होती हैं। 3 लेवल, ठीक है। तो जिले में सबसे ऊपर कौन है? जिले में न्यायिक पिरामिड के टॉप पर होता है जिला और सत्र न्यायाधीश, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। ये जिले का सबसे बड़ा जुडिशियल ऑफिसर होता है। और यही वो इंटरेस्टिंग बात आती है जो आपने पूछी थी। ये अक्सर एक ही व्यक्ति होता है, लेकिन 2 रोल निभाता है। एक ही व्यक्ति 2 रोल? ये कैसे? जब वो व्यक्ति सिविल मामले सुनता है, जैसे जमीन जायदाद के झगड़े, कॉन्ट्रैक्ट के विवाद, पैसों के लेन देन के मामले, तब उसे कहते हैं जिला जज यानी डिस्ट्रिक्ट जज। और जब वही व्यक्ति क्रिमिनल केस सुनता है, जैसे चोरी, लूट, मारपीट, हत्या, तब उसे कहते हैं सत्र न्यायाधीश यानी सेशंस जज। अच्छा, पद 1, काम के हिसाब से नाम 2। ये तो वाकई अनोखा है। तो इनके पास पावर क्या क्या होती है? पावर काफी ज्यादा होती है। सिविल और क्रिमिनल दोनों तरह के मामलों में इनके पास ओरिजिनल और अपीलेट दोनों जुरिस्डिक्शन होते हैं। ओरिजिनल मतलब कुछ गंभीर मामले सीधे यहीं शुरू हो सकते हैं। अपीलेट मतलब ये अपनी नीचे की अदालतों के फैसलों के खिलाफ अपील सुन सकते हैं। इनके पास सिर्फ केस सुनने की ही नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी होती है। ये जिले की बाकी सभी निचली अदालतों के काम पर नजर रखते हैं, उनका सुपरविजन करते हैं। यानी जिले के जुडिशियल बॉस हैं ये? और अगर कोई इनके फैसले से सहमत ना हो तो फिर इनके आदेशों या फैसलों के खिलाफ अपील सीधे राज्य के हाई कोर्ट में होती है। ये एक जरूरी चेक और बैलेंस है। और क्रिमिनल साइड पर, यानी सत्र न्यायाधीश, सेशंस जज के तौर पर, इनकी शक्तियां बहुत गंभीर होती हैं। ये किसी भी अपराध के लिए दोषी पाए गए व्यक्ति को कानून के तहत कोई भी सजा सुना सकते हैं। इसमें आजीवन कारावास यानी उम्र कैद और यहाँ तक कि मृत्युदंड यानी मौत की सजा भी शामिल है।
मौत की सजा? जिला स्तर का जज मौत की सजा दे सकता है? ये तो बहुत बड़ी पावर हुई। हाँ, ये बहुत बड़ी शक्ति और जिम्मेदारी है। लेकिन यहीं पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेफ्टी वॉल्व लगाया गया है। अगर कोई सेशन जज किसी को मौत की सजा सुनाता है, तो वो सजा तब तक लागू नहीं हो सकती जब तक कि उस राज्य का हाईकोर्ट उसे कंफर्म न कर दे। कंफर्मेशन जरूरी है। हाँ, पुष्टि जरूरी है। और ये पुष्टि तब भी जरूरी है चाहे उस व्यक्ति ने सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की हो या ना की हो। हाईकोर्ट को खुद उस मामले को देखना ही पड़ेगा। ये इसलिए ताकि जीवन लेने जैसे सबसे गंभीर फैसले पर एक ऊपरी अदालत दोबारा विचार कर ले। ये वाकई बहुत जरूरी सेफगार्ड है। जी। ठीक है, तो ये हो गया जिले का टॉप लेवल। अब इनके नीचे कौन सी अदालतें आती हैं? आपने 3 लेवल बताए थे। हाँ, डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज के ठीक नीचे सिविल मामलों के लिए होती है सबॉर्डिनेट जज की कोर्ट, और क्रिमिनल मामलों के लिए होती है चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट CJM की कोर्ट। सबॉर्डिनेट जज और CJM, इनके काम क्या है, क्या लिमिटेशंस है? सबॉर्डिनेट जज जो हैं वो सिविल मामले देखते हैं। लक्ष्मीकांत के अनुसार आमतौर पर इनके पास असीमित आर्थिक क्षेत्राधिकार होता है, मतलब अनलिमिटेड पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन। सीधे शब्दों में कहें तो ये कितने भी अमाउंट के सिविल केस सुन सकते हैं, चाहे मामला करोड़ों का ही क्यों ना हो। इन्हें कुछ राज्यों में सिविल जज सीनियर डिवीजन या सिविल जज क्लास 1 भी कहते हैं। दूसरी तरफ जो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हैं यानी CJM, वो क्रिमिनल केस देखते हैं। कौन से वाले? जिनमें सजा 7 साल तक की जेल हो सकती है। अच्छा, तो सिविल में पैसों की कोई ऊपरी लिमिट नहीं, पर क्रिमिनल में सजा की लिमिट है 7 साल। बिल्कुल। और एक चीज और, कभी कभी ऐसा भी होता है कि सबॉर्डिनेट जज को असिस्टेंट सेशन जज की पावर भी दे दी जाती है। उस केस में वो कुछ थोड़े गंभीर क्रिमिनल केस भी सुन सकते हैं, जिनमें 10 साल तक की सजा हो सकती है, पर मौत की सजा या उम्र कैद नहीं। तो वो भी डिस्ट्रिक्ट जज की तरह कुछ हद तक सिविल और क्रिमिनल दोनों काम कर लेते हैं। ये तो काफी लेयर्स हैं सिस्टम में। अब सबसे नीचे आते हैं, तीसरा लेवल कौन सा है? सबसे निचले लेवल पर सिविल साइड में होती है मुंसिफ की कोर्ट, और क्रिमिनल साइड में होती है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की कोर्ट। मुंसिफ और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, इनके पास क्या अधिकार होते हैं? मुंसिफ का दायरा सीमित होता है। वो छोटे मोटे सिविल केस देखते हैं जिनमें पैसों का अमाउंट कम हो, जैसे कोई छोटे मोटे लेन देन का झगड़ा। इन्हें सिविल जज जूनियर डिवीजन या सिविल जज क्लास 2 भी कहा जाता है। और जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हैं वो छोटे क्रिमिनल केस सुनते हैं। कौन से? जिनमें कानून में 3 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान हो। तो ये जो 3 लेवल का स्ट्रक्चर है, जिला जज, सब जज, CJM, मुंसिफ JM, ये एक तरह से मामलों को उनकी सीरियसनेस और टाइप के हिसाब से बांट देता है। बिल्कुल सही कहा आपने। इससे ये पक्का होता है कि हर छोटा बड़ा मामला सीधे सबसे ऊपर की अदालत में ना चला जाए। काम बढ़ जाता है, बोझ भी बढ़ता है, और थोड़ी स्पेशलाइजेशन भी आती है। इन 3 मेन लेवल्स के अलावा क्या कुछ और खास तरह की अदालतें भी होती हैं, जैसे शहरों में या किसी खास काम के लिए? हाँ, होती हैं। कुछ बड़े शहर जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज कहलाते हैं, वहाँ सिविल मामलों के लिए अलग से सिटी सिविल कोर्ट हो सकती है। इसके हेड चीफ जज होते हैं, और क्रिमिनल मामलों के लिए वहाँ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट होते हैं। उनका काम लगभग जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जैसा ही होता है, बस वो मेट्रो सिटीज के लिए होते हैं। और मैंने स्मॉल कॉज कोर्ट के बारे में भी सुना है, वो क्या चीज है? हाँ, स्मॉल कॉज कोर्ट्स ये कुछ राज्यों में और खासकर पुराने प्रेसिडेंसी शहरों जैसे दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास में स्थापित की गई हैं। जैसा नाम से ही लगता है, ये छोटे मोटे सिविल मामलों को देखती हैं, खासकर जहां पैसों का अमाउंट कम हो। और इनकी सुनवाई का तरीका थोड़ा संक्षिप्त, मतलब समरी प्रोसीजर होता है, ताकि मामले जल्दी निपटें। अच्छा, तो ये छोटे मामलों के लिए एक तरह की फास्ट ट्रैक कोर्ट हुई। इनके फैसलों के खिलाफ अपील हो सकती है? नहीं, आमतौर पर स्मॉल कॉज कोर्ट के फैसलों को फाइनल माना जाता है, मतलब उनके खिलाफ अपील नहीं होती। लेकिन हाई कोर्ट के पास पुनरीक्षण यानी रिवीजन की पावर होती है। हाई कोर्ट ये देख सकता है कि क्या स्मॉल कॉज कोर्ट ने कानून को सही तरीके से लागू किया या नहीं। ये एक तरह की लीगल सुपरविजन है। और बिल्कुल जमीनी स्तर पर, गांव वगैरह में, क्या वहां भी कोई व्यवस्था है? हाँ, बिल्कुल। कुछ राज्यों में एकदम ग्रास रूट लेवल पर न्याय के लिए पंचायत अदालतें भी हैं। इनके नाम अलग अलग राज्यों में अलग अलग हैं। न्याय पंचायत, ग्राम कचहरी, अदालती पंचायत, पंचायत अदालत वगैरह। ये बहुत छोटे लेवल के सिविल और क्रिमिनल मामले देखती हैं, और अक्सर इनका जोर आपसी सुलह समझौते पर रहता है।
ये लोकल लेवल पर झगड़े निपटाने में काफी मददगार हो सकती हैं। तो जिला जज से लेकर ग्राम कचहरी तक ये पूरा सिस्टम एक जाल की तरह बिछा हुआ है ताकि न्याय आम आदमी तक पहुंच सके। हाँ, मकसद तो यही है। और ये जो हायरार्की है, मतलब एक के ऊपर एक अदालत, ये सिर्फ काम बांटने के लिए नहीं है। ये एक तरह का चेक एंड बैलेंस भी है। निचली अदालत के फैसले से सहमत नहीं है तो ऊपरी अदालत में अपील कर सकते हैं। सेशन जज की दी हुई मौत की सजा पर हाई कोर्ट की मुहर जरूरी है। ये सब तरीके हैं जिससे न्याय की क्वालिटी और निष्पक्षता बनी रहे। और ये सब घूम फिरकर उसी बात पर आ जाता है जिससे हमने शुरू किया था, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। नियुक्ति में हाईकोर्ट का रोल, डे टू डे कंट्रोल में हाईकोर्ट की अहमियत, ये सब इसीलिए तो है ताकि सरकार या कोई और बाहरी ताकत जजों पर दबाव न डाल सके और वो आज़ादी से काम कर सके। निश्चित रूप से ये पूरा संवैधानिक ढांचा इसी स्वतंत्रता को ग्रासरूट लेवल तक सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। से देखा, हमने समझा कि कैसे संविधान अनुच्छेद 233, 237 इनकी बुनियाद रखता है, जजों की नियुक्ति कैसे होती है जिसमें हाई कोर्ट का बहुत बड़ा रोल है, कैसे जिला जज एक बहुत व्यापक शब्द है और कैसे डिस्ट्रिक्ट जज और सेशन जज एक ही व्यक्ति की दो भूमिकाएं हैं। हमने ये भी देखा कि सिविल और क्रिमिनल मामलों के लिए मोटे तौर पर 3 लेवल हैं, हालांकि राज्यों में इसमें थोड़ा फर्क हो सकता है। और फिर स्मॉल कॉज कोर्ट और पंचायत अदालतें जैसी खास व्यवस्थाएं भी मौजूद हैं। बिल्कुल, और ये याद रखना जरूरी है कि यही वो अदालतें हैं जहां देश के ज्यादातर लोग न्याय व्यवस्था के संपर्क में आते हैं। यही अदालतें हैं जो असल में कानून का राज बनाए रखने और लोगों के अधिकारों की रक्षा करने का रोजमर्रा का काम करती हैं। इनका सही तरीके से और बिना पक्षपात के काम करना पूरे जस्टिस सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। और मौत की सजा पर हाई कोर्ट की पुष्टि जैसी प्रक्रियाएं दिखाती हैं कि सिस्टम गंभीर मामलों को कितनी गंभीरता से लेता है। इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। जैसा कि स्रोत में भी लिखा है कि स्ट्रक्चर और नाम राज्यों में अलग-अलग हैं, तो क्या इन अंतरों का सच में कोई असर पड़ता है कि किसी को देश के एक हिस्से में न्याय कैसा मिल रहा है बनाम दूसरे हिस्से में? क्या एक राज्य का सिस्टम वाकई दूसरे से ज़्यादा असरदार या लोगों के लिए आसान हो सकता है? और जिस तरह भारत में मुकदमों का अंबार लगा है, क्या ये कई लेयर वाला स्ट्रक्चर वाकई इस बोझ को संभाल पा रहा है या इसमें बड़े सुधारों की ज़रूरत है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर शायद हमें और सोचने की ज़रूरत है। खैर, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि अधीनस्थ न्यायपालिका की इस महत्वपूर्ण पर अक्सर नज़रअंदाज की जाने वाली कड़ी के बारे में हमारी ये बातचीत सुनने वालों के लिए जानकारी भरी और दिलचस्प रही होगी।